हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और अगर आपने क्लासेस और होमवर्क छोड़े तो याद रखना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा। आज के कंसेप्ट, इस क्लास के कंसेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक काम आएंगे, याद रखिएगा। धीरे धीरे चीजें जोड़ी जाती हैं, धीरे धीरे चीजें बनाई जाती हैं, तो धीरे धीरे करके सारे कंसेप्ट आपको समझ में आने स्टार्ट होंगे। मतलब ये मत सोचना कि आज मैंने आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर डिस्कस किया तो यहीं पे शुरू होकर यहीं पे खत्म हो गया, रॉन्ग। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक आता रहेगा। समझ पा रहे? चीजें धीरे धीरे करके बढ़ती रहेंगी, समझते चलिएगा। आओ शुरू करते हैं आज की क्लास, शुरू करें। प्यारे बच्चों, मैंने सबसे पहले आपका ध्यान चाहिए भाई। शुरू करें क्या? सब लोग जल्दी से पहले बैठ जाएं। तो मैंने आपसे सबसे पहले डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो सवाल आया कि सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर क्यों पढ़ाते हैं, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, इसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं? तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लेकिन जब भी हमने कहा है, कुछ को कहा गया इंटर, कुछ को कहा गया इंट्रा, और इन सभी रिएक्शन को फर्दर डिवाइड किया गया तो कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड सो ऑन। आओ एक एक करके समझते हैं। मैंने क्या आपको कॉम्बिनेशन समझा दिया था? कॉम्बिनेशन में छोटा सा ट्विस्ट था, दो चीजों से जुड़ के कोई तीसरा बनना चाहिए, वो रेडॉक्स होना चाहिए, मगर एक शर्त है, इधर ए और बी और बोथ मस्ट बी इन। याद है ना यार? याद होना और पानी जैसे याद होना, दोनों में अंतर है। शुरू करें आज क्लास। इस सोच के साथ सब कुछ यही याद करना है, ठीक है? लिखिएगा पॉइंट नंबर 2। हर चीज इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ध्यान से सुनते चलिएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आओ समझते हैं ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। लिखिएगा सेकेंड पॉइंट, डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। आओ समझते हैं ये क्या होता है। एनसीईआरटी कहता है डिकम्पोजिशन, लिखते चलना साथ में और सुनते चलना, थोड़ा थ्योरी है। डिकम्पोजिशन इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब जैसा कॉम्बिनेशन था ठीक उसका उल्टा यही डिकम्पोजिशन है। आप सब अगर कॉम्बिनेशन को समझते हैं तो डिकम्पोजिशन को आसानी से समझ जाएंगे। एनसीईआरटी कहता है ए प्लस बी से बना सी, तो अगर मैं रिवर्स करके लिख देता हूं सी से बना ए प्लस बी, यही कहलाता है डिकम्पोजिशन। चलेगा? सी से बना ए प्लस बी, जरा सुनिएगा। आज सी से जब ए प्लस बी बन रहा तो पहली शर्त है कि ये रेडॉक्स होना चाहिए, और दूसरी शर्त है इधर ए और बी और बोथ मस्ट बी इन एलिमेंटल फॉर्म। चलेगा? तो कॉपी में लिखना नेक्स्ट पॉइंट पे, सी गिव्स ए प्लस बी, शर्त है इस रिएक्शन को रेडॉक्स होना पड़ेगा। शर्त है या तो ए या तो बी, इधर ए और बी और बोथ मस्ट बी इन एलिमेंटल फॉर्म। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कौन कह रही है? एनसीईआरटी। और बोथ मस्ट बी इन एलिमेंटल फॉर्म। इस कंडीशन को फुलफिल अगर कोई करता है तो ही वो डिकम्पोजिशन रेडॉक्स है, नहीं तो वो डिकम्पोजिशन रेडॉक्स नहीं है। अगर आप इस बात को समझ पाते हैं तो एक छोटा सा सवाल, एक एग्जांपल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। मैंने आप सबके सामने एक रिएक्शन लिखा, कैल्शियम कार्बोनेट से बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। बच्चों, क्या आप इसमें सभी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं? बताओ, कैल्शियम पे कितना चार्ज है? सब पे चार्ज निकाल लीजिए। कैल्शियम पे, कार्बन पे, इन सब पे चार्ज निकाल लीजिए। जब आप सब पे चार्ज निकालते हैं तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, चार्ज तो किसी का बदला ही नहीं है। कार्बन पे कितना चार्ज है? +4। ऑक्सीजन पे कितना है? -2। एंड व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, यहां पर भी वही चार्ज है, बदला। तो बताओ ये रेडॉक्स है कि नहीं है? बचपन से आप कहते आए हो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ, कहते हो कि नहीं कहते हो? लेकिन एनसीईआरटी कहता है इस परिभाषा के हिसाब से ये डिकम्पोजिशन तो है। हमने लिखा मैंने KClO3, क्या आप मुझे सभी एटम का चार्ज बता पाओगे? पोटेशियम पे चार्ज +1, रूल पढ़ाया था एल्कली मेटल का हमेशा +1। ऑक्सीजन को
O2। बताओ प्यारे बच्चों, क्या हर एटम का चार्ज बता सकते हो? पोटेशियम पे चार्ज है +1, Cl पे है -1, ऑक्सीजन पे है 0। जरा सुनिएगा ध्यान से, आज यहां पे Cl+5 से कहां गया? चार्ज बढ़ा है कि घटा है? रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। आज यहां पे ऑक्सीजन -2 से कहां गया? बढ़ा है कि घटा है? रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। मतलब आज इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और क्योंकि दोनों साथ साथ हो रहा है तो ये रेडॉक्स तो है। क्या ये रेडॉक्स है? क्या ये डिकम्पोजिशन है? रुको, इधर ए और बी। क्या आज ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में है? जी हाँ, क्योंकि O2 आज अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, मतलब एक बात तो तय है मेरे प्यारे बच्चों कि ये एक डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन है। एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, ये इंटर है कि इंट्रा? ये इंटर है कि इंट्रा? एक मिनट, किसी बच्चे ने कहा बैलेंस, बैलेंसिंग से कोई मतलब, उसने ये नहीं बोला एनसीईआरटी ने ये होना चाहिए, बिना बैलेंस के मत करना, ये नहीं बोला एनसीईआरटी ने। बैलेंस कर सकते हैं, हाँ या ना? उस कंडीशन को देखिए बच्चों, ठीक है? ये इंटर है कि इंट्रा? एक मॉलिक्यूल है कि दो? एक। पहचान लोगे सब लोग? अभी कुछ एक सवाल देता हूं, एक बार इसे लिख लीजिएगा। हमने कॉम्बिनेशन को पहचाना एनसीईआरटी के शब्दों में, डिकम्पोजिशन को पहचाना। आओ देखते हैं अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जहां तक मुझे याद है मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट कहां पढ़ाऊंगा? इलेक्ट्रो में। तो आओ देखते हैं अगली रिएक्शन, दैट इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखते हैं एनसीईआरटी ने डिसप्रपोर्शनेशन को क्या बोला है। सर हम ये कर क्या रहे हैं? हम रिएक्शन पहचान रहे हैं। सर क्यों पहचान रहे हैं? सवाल आता है, 4 रिएक्शन गिवन होगी, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो फिर पहचानना आना चाहिए। आओ चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। तो लिखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन का टाइप, दैट इज डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन, एनसीईआरटी कहता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी अपने आप में एक रेडॉक्स रिएक्शन है। मतलब अगर दुनिया की कोई रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन है तो कंडीशन नंबर 1 उसे रेडॉक्स होना पड़ेगा। अगर वो रेडॉक्स नहीं तो डिसप्रपोर्शनेशन नहीं। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है? तो एनसीईआरटी कहता है एक ही मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल का का एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज भी हो एज वेल एज रिड्यूस भी हो, ऑक्सीडाइज भी हो एज वेल एज रिड्यूस भी हो। अगर ये दोनों होता है तो मेरे प्यारे बच्चों वही डिसप्रपोर्शनेशन होता है। आओ इस एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो बच्चों आप सबके सामने एक रिएक्शन लिख दी है मैंने, H2O2 से बन रहा है हाइड्रोजन H2O प्लस O2। जरा सुनिएगा, रुको ध्यान से। क्या आप सब मुझे सभी स्पीसीज का चार्ज बता सकते हो? आओ सबसे पहले देखें ये रेडॉक्स है कि नहीं है। अच्छा सबसे पहला लेवल 1 क्या है भैया? रेडॉक्स। देखो रेडॉक्स नहीं है तो आगे बातें करने की आवश्यकता ही, सारी कहानी वहीं पे खत्म। बोलो हाँ या ना? मुझे बताओ क्या आज इस हाइड्रोजन पे चार्ज +1 है, ऑक्सीजन पे चार्ज -1? अरे ये तो परऑक्साइड है, और यहां पे चार्ज है +1। +1 से ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहा है। अरे यही तो रेडॉक्स है। बोलो हाँ या ना? रेडॉक्स तो है, दुनिया दुनिया को पता है। पहला सवाल। दूसरा सवाल बताओ ये इंटर है कि इंट्रा? एक मॉलिक्यूल है कि दो? हमेशा रिएक्टर साइड से देखना है। इंटर है कि इंट्रा? इंट्रा चलेगा। अगला सवाल, क्या ये कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन के लिए A प्लस बी गिव सी, कॉम्बिनेशन के लिए A प्लस बी गिव, क्या ये कॉम्बिनेशन है? क्या ये डिकम्पोजिशन है? डिकम्पोजिशन की शर्त रेडॉक्स होना, कोई एक टूटना, इधर ए और बी और बोथ मस्ट बी एलिमेंटल। क्या आज ये एलिमेंटल फॉर्म में है? जी हाँ ये डिकम्पोजिशन है। क्या ये डिसप्रपोर्शनेशन भी है? एक ही मॉलिक्यूल का, एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए। जी हाँ साहब ये डिसप्रपोर्शनेशन है। हाँ या ना? लिख लीजिए, कर रहे हैं। ये था डिसप्रपोर्शनेशन। नेक्स्ट जो रिएक्शन का टाइप है
उसका नाम है कॉम प्रपोर्शनेशन। कॉम प्रपोर्शनेशन ये क्या होता है? एनसीईआरटी कहता है सो सिंपल। क्या कहता है? इट इज द रिवर्स ऑफ रिवर्स ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। अरे यार ये तो बहुत ही आसान है। कॉम्बिनेशन का उल्टा डिकम्पोजिशन, डिसप्रपोर्शनेशन का उल्टा कॉम प्रपोर्शनेशन। डिस्प्लेसमेंट तो सर ने पढ़ाया ही नहीं। अरे एक है इंटर, एक है इंट्रा। कॉम्बिनेशन का उल्टा डिकम्पोजिशन, डिसप्रपोर्शनेशन का उल्टा हाँ या ना, डिस का उल्टा कॉम। चलेगा? लिख लीजिएगा, रिवर्स ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। मतलब अगर आपके सामने मैं एग्जांपल लेके से समझाऊं तो कुछ ऐसे कहूंगा कि हमारे सामने एक रिएक्शन लिखी है H2O प्लस O2, वही जो ऊपर लिखा है उसको ऐसे लिख दे तो बोलो ये क्या बन चुका है? कॉम प्रपोर्शनेशन। कुछ एक सवाल करना चाहोगे? आओ खेले खेल पहचान कौन। सवाल कहां कहां पर लिखा तो था, कैसे करते हैं? देखो कुछ बच्चों ने लिख ही रखा है। चलिए उसे जस्ट उल्टा किया। अरे वो उल्टा आते आते थोड़ा सा वो डिजिटल में खराब हो गया था, ऐसा कुछ कहां से आ रहा था ना, तो डिजिटल लिंक लिख लिया होगा सबने। चलिए आओ कुछ एक सवाल करते हैं। अच्छा सवाल करना है क्या है सुनना। मैं क्या करूंगा पहले समझ लो ताकि आप कॉपी हिसाब से लिख पाओ। यहां पे कुछ एक रिएक्शन लिखूंगा तो कॉलम नंबर 1 रिएक्शन, फिर यहां पे सबसे पहला होगा आपको बताना है वो इंटर है कि इंट्रा। होगा तो टिक, नहीं है तो क्रॉस। डन। दूसरा कॉलम होगा इंट्रा, है तो टिक, नहीं है तो क्रॉस। अगला होगा कॉम्बिनेशन, है तो टिक, नहीं है तो। अगला डिकम्पोजिशन, अगला डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ा ही नहीं। अगला होगा डिस, अगला होगा कॉम। चलेगा? चलेगा। जो जो होगा टिक टिक करना, नहीं तो क्रॉस करना। आसान है क्या? आओ खेले खेल। पहला आपके सामने रिएक्शन लिखी है, आपको बताते चलना है। CH4 प्लस O2 से बना CO2 प्लस H2O। दूसरी रिएक्शन आप सबके सामने लिखी है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन से बन रहा है सोडियम ऑक्साइड। अगली रिएक्शन आप सबके सामने लिखी है, H2 प्लस O2 से बना H2O। नेक्स्ट रिएक्शन है Cl2 से बना Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। अगली रिएक्शन आप सबके सामने है HCl प्लस NaOH, एसिड बेस की रिएक्शन, और इससे कंपाउंड बन रहा है NaCl प्लस H2O। वही बचपन की 7वीं 8वीं क्लास की रिएक्शन, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन। आपको पहचान के बताना है कौन है इंटर, इंट्रा, फलाना ढिमकाना। पढ़ाई बहुत तसल्ली का काम है। हर लेक्चर छोटे छोटे मिनट, छोटे छोटे कंसेप्ट जुड़ते हैं, अंत में पूरे एक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। लापरवाही करी तो पूरा चैप्टर का नुकसान होता है। ये फिजिकल केमिस्ट्री है, पढ़ते हैं पूरा चैप्टर, सवाल एक किस लाइन से आ जाए पता नहीं। कि पेशेंस, पढ़ते चलिए। मतलब सब्जेक्ट का नेचर ऐसा है, यहां पढ़ना बहुत पड़ता है, सवालों की संख्या कम है ना। मतलब वहीं पे कोई दूसरा चैप्टर हो, ऐसे भी चैप्टर आपके सिलेबस में, एक चैप्टर से 10-10 सवाल आते हैं, हाँ या ना। यहाँ तो पूरे टोटल मिला के आते हैं। तो बस ऐसा है, क्या करें, इसीलिए लापरवाही करी तो पूरा सब्जेक्ट बिगड़ता है। दैट्स व्हाई समटाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट, समटाइम इट इज वेरी इजी। जस्ट कीप पेशेंस एंड फॉलो व्हाट आई एम सेइंग। डेली क्लास एंड डेली होमवर्क, इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बोलेंगे बेटा? कर लिया होगा सबने? हाँ। एक बच्चे ने कहा डिसप्रपोर्शनेशन और डिकम्पोजिशन में डिफरेंस क्या होगा। बैठ जाइए। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि इंटर, इंट्रा, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड फलाना सब हमेशा अलग है। आई एम नॉट सेइंग दिस। मैं कह रहा हूं ये सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मैंने नहीं कहा कि जो कॉम्बिनेशन है वो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो सकता। मैंने नहीं कहा कि जो डिस्प्रपोर्शनेशन वो ये नहीं हो सकता। वो केसेस टू केसेस हमें देखने पड़ेंगे। तो आपको कंसेप्ट लगाने और देखने हैं। रूल बना के मत चलना, कैसा कभी नहीं होगा। समझ पा रहे हो? कंसेप्ट लगाओ, जहां जहां जो हो होता जाएगा। आओ देखते हैं। लिख लिया होगा सबने? ऑनलाइन वाले बच्चों, मुझे पता है लैग आ रहा है। मैं यहां से रिफ्रेश कर सकता हूं अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। हाँ, मैं आपके लिए रिफ्रेश कर देता हूं।
हाँ, और वो जो भी प्रॉब्लम जहां से है, अंतरिक्ष से है कि सर्वर से है, फलाना ढिमकाना, मैं रिफ्रेश कर सकता हूं। चलिए आओ देखते हैं। कहां पे बच्चे? हमें उससे मतलब ही नहीं है, मैं पूरी रिएक्शन लिख ही नहीं रहा हूं, मैं तो बस आपको कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूं। ऑफ कोर्स रिएक्शन बैलेंस तो मैंने कोई किया ही नहीं, और मैंने पूरा स्पीसीज भी नहीं लिखा है, मतलब जितना गिवन है उतने रेफरेंस में ही सोच के डिसाइड करना है। ठीक है, अभी अब देख रहे हैं, चार्ज देख रहे हैं। चलो देखते हैं पहला वाला सवाल। बताओ इंटर एक इंट्रा, सब में पहले इंटर इंटर डिसाइड कर ले। ये खेल लेते हैं, इंटर इंट्रा, टिक कर दूं, टिक कर दूं, टिक कर दूं, टिक कर दूं, टिक कर दूं। तो दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो, अगर वो इंटर इंटर रेडॉक्स तो होना चाहिए ना। ये जो हवा हवा में टिक कर रहे थे, पहले चेक करो कहीं कोई रेडॉक्स ही तो नहीं है, सारी कहानी खत्म है। चेक तो करो, क्या पता बीच में सने रेडॉक्स ना ही दिया हो। अरे समझ पाए क्या? और चेक करते हैं। सबसे पहले आपका फर्ज बनता है चार्ज लिखो, कार्बन पे चार्ज बोलो, आलस मत करो, चार्ज निकाला करो यार। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हवा में नहीं होगी, कह रहा हूं चार्ज निकालने में आलस किया तो चार्ज तो पहले निकाल लिया करो आप। कार्बन पे -4, ऑक्सीजन पे 0, कार्बन पे +4, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीडेशन, 0 से -2 रिडक्शन, रेडॉक्स है। अब देखो इंटर है कि इंट्रा, आ जाओ इंटर है कि इंट्रा। अब इधर देखो इंट्रा कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, इधर ए और तो आज बोथ तो नहीं है मगर बी तो है ना, अपने एलिमेंटल फॉर्म में होना। क्या ये कॉम्बिनेशन है? क्या ये डिकम्पोजिशन है? डिकम्पोजिशन। क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन है? क्या कॉम है? चलते हैं अगले में, ये रेडॉक्स है कि नहीं है? 0 + 1, 0 -2, 0 से +1। बोर्ड पे आ जाओ सब लोग, बोर्ड पे आ जाओ, कॉपी मत लिखना, बाद में दूंगा समय, कॉपी मत लिखना। 0 से +1, सब लोग बोर्ड में, सब लोग बोर्ड में। 0 से +1, साथ में 0 से -2। क्या ये रेडॉक्स है? इंटर की इंट्रा, इंट्रा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, इधर ए और बोथ मस्ट बी एलिमेंटल। क्या ये कॉम्बिनेशन है? क्या ये डिकम्पोजिशन है? दिस कॉम। चलते हैं इसमें, क्या ये रेडॉक्स है? चार्ज विल बी 0, यहां पे चार्ज +1, यहां पे चार्ज। पानी का बनना भी रेडॉक्स है, जब जब बनेगा पानी तब तब जलेगा बल्ब। दुनिया की हर रेडॉक्स रिएक्शन से बल्ब जलाया जा सकता है। रेडॉक्स रिएक्शन कल बताया था ना, कोई इलेक्ट्रॉन देता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, आप तो बस इलेक्ट्रॉन के बहने का रास्ता दे दो। सोचो कितना जादुई होगा, पानी बन रहा होगा, बल्ब जल रहा होगा। अरे हाँ या ना? रुको ध्यान से, पहले मुझे बताओ ये रेडॉक्स है कि नहीं है? 0 से +1 ऑक्सीडेशन, 0 से -2 रिडक्शन। क्या ये रेडॉक्स है? इंटर इंट्रा, इंट्रा कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्रपोर्शनेशन। समझ पाए ना? कॉम प्रोपोर्शनेशन। अभी मैं H2O2 लिख देता, जो भी कुछ देर पहले पूछा आपसे, H2O2 लिखा था ना यार। बोलो ना भाई, ये प्रैक्टिस हो गई थी ना? आसान है क्या? आओ चलते हैं अगले वाले केस में, क्या कहते हो? इंटर की इंट्रा, इंटर की इंट्रा। आप तो जो लिखा है बस वो बताओ, ये मत देखो सही है क्या गलत है। दो मॉलिक्यूल देखे, अपने कंसेप्ट को रिवाइज करो। इंटर की इंट्रा, इंट्रा कितने बच्चे कह रहे हैं इंट्रा? इंट्रा मतलब आपके हिसाब से ये O2 फालतू में बैठा है? अच्छा, मतलब आपके हिसाब से अकेला ClClO3 बना लेता? अकेला Cl, एक मिनट, अकेला ClClO3 बना लेता? इंटर का मतलब क्या है? दो मॉलिक्यूल के बीच में रेडॉक्स की एक मॉलिक्यूल, इंटरनेशनल इंटर, हाँ या ना? अगर ये मॉलिक्यूल ना होता तो क्या ये रेडॉक्स हो पाती? हेलो, होती कि नहीं होती? तो बताओ इन दोनों के बिना रेडॉक्स होने वाली कि नहीं होने वाली? इंटर की इंट्रा, सोच के बताना। इंटर की इंट्रा, इंट्रा क्यों इंट्रा? एक बच्चा कह रहा है सर एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन है, मतलब एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं है, हम जब मिलाए तभी एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन सल्फर है। हद करते हो यार, ये कहां से कंसेप्ट आया भाई आपके दिमाग में कि सर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तो बेटा रिएक्शन में तो जा रहा है ना। अच्छा अच्छा, उसमें पैसे नहीं लगे सर, तो फ्री का हुआ वो तो।
ऐसा बोला क्या मैंने? एनसीडी बोला ना, जिसमें पैसे लगे उसी को देखना इंटर है कि इंट्रा। अरे रिएक्शन देखो ना यार, दो के बीच में रिएक्शन हुई इंटर, सिंपल सा कंसेप्ट है। आ जाओ, इंटर की इंट्रा, बढ़िया। इंट्रा कॉम्बिनेशन, अब कंडीशन, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन, बढ़िया। आसान है क्या? अगला वाला डिसप्रपोर्शनेशन है कि नहीं है? हाँ, ये डिसप्रपोर्शनेशन है। आ जाओ जरा, यहाँ पे कितना चार्ज है? 0, और यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। 0 से -1 रिडक्शन, 0 से +5 ऑक्सीडेशन। एक ही मॉलिक्यूल में एक, ये 2 लिखाता है ना, एक ही मॉलिक्यूल में एक ही स्पीसीज का रिडक्शन भी हो, और बस। परिभाषा सबको याद हो गई, नहीं याद हो गई? तो बताओ ये डिसप्रपोर्शनेशन है कि नहीं है? जी हाँ साहब, ये डिसप्रपोर्शनेशन है, मगर ये कॉम्प्रपोर्शनेशन नहीं है। आसान है क्या? बता दोगे आप? आखिरी वाला बता दो। रेडॉक्स ही, यहाँ पे Cl पे चार्ज, Cl पे चार्ज, Cl पे चार्ज -1, Na पे चार्ज +1, Na पे चार्ज, ना तो हुआ ऑक्सीडेशन, ना तो हुआ रेडॉक्स, यानी ये रेडॉक्स नहीं है। याद रखिएगा, एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कभी रेडॉक्स माना नहीं जाता। चलेगा? नेक्स्ट पॉइंट 5 स्टार बना के लिखिएगा। इसके बाद नीचे लिखिएगा 5 स्टार बना के। बोलू, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया नहीं है, पर लिखवा देता हूं। कहां पढ़ाऊंगा? इलेक्ट्रो में, ठीक है? एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। अगर कभी थ्योरी के सवालों में लिखा मिल जाए तो याद रखिए, आवश्यकता है। ओएस ओएन पे कितने तरह ओएस एंड ओएन, ये जो एप्लीकेशन है, ये क्या क्या हमें सिखाने वाला है, आप सबका मुझे पूरा ध्यान चाहिए। एप्लीकेशंस ऑफ ओएस एंड ओएन, कुल कितने एप्लीकेशन हैं, कुल कितने इसके न्यूमेरिकल के टाइप है, पहले आओ वो समझते हैं। ठीक, एक बार लिख लेते हैं, फिर एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। मैं जब आपको बताऊंगा तो सबसे पहला सवाल, तो बच्चों पहचानो ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो एप्लीकेशन लिखना नंबर 1, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले बच्चा जाने कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। बोलो आप ये जान पाए कि नहीं जान पाए? मतलब ये ऑलरेडी डिस्कस है। हेलो, ऑक्सीडेशन चार्ज का बढ़ना, चार्ज घटना, फंडे क्लियर है? दूसरा एप्लीकेशन है प्यारे बच्चों, अगर हमें चार्ज पता होता है ना, तो हम ये भी जान जाते हैं कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिखिएगा एप्लीकेशन नंबर 2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूंगा ओए, रिड्यूसिंग एजेंट जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूंगा आरए। तो लिख लीजिएगा ओ ए एंड आर ए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कुछ लोग यहां पे प्यार से ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, और कुछ लोग रिड्यूसिंग एजेंट को प्यार से रिडक्टेंट भी कहते हैं। इसे हम पर्यायवाची भी कह सकते हैं। आखिर क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आखिर क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, आओ सबसे पहले समझते हैं। मैंने कहा बीमा एजेंट, तो बीमा का एजेंट प्यारे बच्चों क्या खाना बनाएगा? बीमा करेगा। जिस चीज का जो एजेंट होता है वही तो काम करता है। अगर बीमा का एजेंट है तो क्या करेगा? बीमा। अरे हाँ, बीमा समझते हो ना, पॉलिसी नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना? अगर बीमा का एजेंट है तो क्या करेगा? बीमा। अरे बीमा समझते हो ना यार, कि पॉलिसी एजेंट बोलो नहीं। तो जो जिस चीज का एजेंट होता है वही काम करता है। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो किसका एजेंट है? ऑक्सीडेशन का। अरे
एजेंट भी साथ में चलेंगे, है ना? आपके साथ क्या होता है, जो आपके अंदर आंसर आ जाता है वही वेट करते रहते हो, मैं यही बोलूंगा बार बार। तो साथ में सब लोग चलेंगे, ठीक? बीमा एजेंट दूसरों क्या करता है? बीमा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का ऑक्सीडेशन। लेकिन जो बीमा एजेंट होते हैं वो दूसरों का तो बीमा करते हैं, अपना खुद क्या हो पता? अरे हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मैं क्या बोलूंगा, ऐसे एजेंट होते हैं जो दूसरों क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। दूसरों का या दूसरों को, थोड़ा सा इंग्लिश बोलेंगे, है ना? दूसरों का ऑक्सीडेशन, दूसरों का, दूसरों को ऑक्सीडाइज, शब्दों का है बस, है ना? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज चलेगा। ऐसे एजेंट, ऐसे स्पीसीज जो दूसरों को करते हैं ऑक्सीडाइज, लिखना ओए में, दूसरों का ऑक्सीडेशन, दूसरों का ऑक्सीडेशन, और खुद का, और खुद का रिडक्शन। आप जानते हैं ना, चिराग तले अंधेरा होता है, खुद का रिडक्शन। ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? ओ ए। और वहीं पे दूसरी स्पीसीज है जिनका नाम है आर ए, रिड्यूसिंग एजेंट। ये काहे का एजेंट है? रिडक्शन का। तो दूसरों का क्या करेगा? रिडक्शन। तो लिख लेना, दूसरों का रिडक्शन, दूसरों का रिडक्शन, और खुद का ऑक्सीडेशन। आओ समझते हैं मैं क्या सिखाना चाहता हूं। इस पूरी कहानी को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं प्यारे बच्चों, ठीक? इमेजिन करते हैं हम सब के सामने एक रेडॉक्स रिएक्शन है। आ जाओ सब लोग बोर्ड पे आ जाओ। मैंने रिएक्शन लिखा, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 से बना Zn प्लस 2 प्लस कॉपर। बताओ ये रेडॉक्स है कि नहीं है? जिंक पे चार्ज है, अभी साथ में लिखते चलना, ठीक है? अभी जब तक ये टॉपिक चले, ओए आ रहे, तब तक साथ में लिखते चलना, सुनते चलना, और जैसे आ जाओ एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट, फिर सुनना और बाद में लिखना। डन? आ जाओ जरा। जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 से क्या बना? जिंक प्लस 2 प्लस, बताओ ये रिएक्शन रेडॉक्स है कि नहीं है? 0 से प्लस 2 ऑक्सीडेशन, प्लस 2 से 0 रिडक्शन। हाँ या ना? हाँ साहब, ये रेडॉक्स है। अगर कोई रेडॉक्स है, अगर कोई, तो उसमें किसी का होगा ऑक्सीडेशन, किसी का होगा, कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई इलेक्ट्रॉन, अच्छा कोई इलेक्ट्रॉन कब लेगा? जब कोई देगा। कोई इलेक्ट्रॉन कब देगा? जब कोई लेगा। अरे हाँ या ना? मतलब कोई भी अपने आप ऑक्सीडाइज होना और कोई भी अपने आप रिड्यूस होना। जब कोई रिड्यूस होना चाहता है तो कोई इलेक्ट्रॉन देता है। ए, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन की लॉस, और ऑक्सीडेशन में पक्का। Na से बना Na प्लस, ऑक्सी, Cl से बना Cl माइनस। फटाफट आ रहा है? माइंड की प्रोसेसिंग फास्ट करना, वरना सब लोग साथ नहीं चल पाओगे। इलेक्ट्रॉन का जाना, इलेक्ट्रॉन का आना, लो इलेक्ट्रॉन मतलब रिड्यूस हो गए, इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब ऑक्सीडाइज हो गए। चलेगा? एक रेडॉक्स रिएक्शन में जिंक से क्या बना? जिंक प्लस 2। चार्ज बढ़ा कि घटा? खुद का। तो कॉपर को भाई ने क्या किया? यानी कि जिंक खुद क्या हो रहा है? जो खुद होता है नाम उसका उल्टा, नाम जैसा वैसा खुद नहीं होगा। नाम है धनी राम तो नहीं होगा। समझ पा रहे हैं क्या? अगर प्यारे बच्चों ये खुद क्या हुआ? ऑक्सीडाइज, तो इसका नाम रखोगे रिड्यूसिंग एजेंट। खुद हुआ रिड्यूस तो नाम होगा, खुद क्या हुआ ये देख लो, चलेगा? जिंक खुद ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस हुआ, तो बोलो जिंक कैसा एजेंट? शानदार दुनिया वालों। बताओ कॉपर प्लस 2 ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस हुआ, खुद क्या हुआ? खुद क्या हुआ? तो नाम क्या रखोगे? पहचानना आसान है कि मुश्किल है? अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं, क्या बच्चा बच्चा बता देगा? अगला सवाल आप सबका बोर्ड में इंतजार कर रहा, तब तक इसे लिखते चले। आपको बताना है पहचान कौन, कौन है ओए, कौन है आर ए। एक रिएक्शन आपके सामने लिखी है और आपको पहचान के बताना है इसमें से कौन ओए है, इसमें से कौन आर ए है। पहचान के कॉपी में लिख लेंगे, दुनिया को नहीं बताना है। बच्चे चैट में लिख रहे हैं सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सॉल्व कर दो। मैं कैसे सॉल्व करूं भैया? बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं, इसे मैं रिफ्रेश कर सकता हूं, बस प्लीज ऐसे मैसेज करते हैं या तो मैसेज देखने बंद कर दूंगा। आप इसका यहां से रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन वाली मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको, मैं यहां से बार बार रिफ्रेश कर सकता हूं बस।
और अगर आसपास कोटा में रहते हैं तो लेग लेके चले आए करिए यहाँ पे, इतनी लैग की दिक्कत है तो। हाँ, बैठे रहते घर में बोले लैग हो रहा है। लिख लिया होगा सबने। आपको पहचानना है इसमें कौन है ओए कौन है आर है, पहचान लोगे? आ जाओ, अभी मेन मुद्दे पे आता हूं, लेकिन वही है, कुछ भी छोड़ सकते, छोटी छोटी चीजों से मेन अभी कंसेप्ट आते हैं इक्विवेलेंट वेट पे, ठीक है? फिलहाल फटाफट इसे निपटा लो, कर लोगे सब लोग? आओ जरा, एमएन पे चार्ज बोलो दुनिया वालों, +7, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4, +3 से +4, +7 से +2, परफेक्ट, आसान है ना यार? छोटे छोटे निपटा चीजें है ना, ये सब आईओसी में भी आता है, निश्चिंत रहो। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी आएगा। यहाँ के खत्म नहीं हो रहा, बस अभी शब्दों का परिचय दे रहा हूं, बेटा जान लो ये भी शब्द है, बचपन में सीखा ना, गुड गुड माने अच्छा, फिर ना अंग्रेजी बोलने लगे। पहले शब्द तो याद कराए ना, कि जाते से स्कूल बोल दिया था मैं गुड बॉय, पहले गुड माने अच्छा याद किया, फिर बोला मैं गुड बॉय, वही कर रहे हैं अभी, शब्दों का मतलब याद कर रहे हैं, चलेगा? ओ ए मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन, खुद का कौन हुआ है रिड्यूस? Mn+2 रिड्यूस हुआ है, वो तो रिड्यूस होके हो गया है, रिड्यूस कौन हुआ है? MnO4-, आसान है, रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे का रिडक्शन, खुद का, खुद कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? ऑक्सलेट आयन, इसका नाम क्या है? ऑक्सलेट। लिख लो जरा यार, ये तो आप पहचान ही लोगे, हाँ या ना? लेकिन सवाल जो है ना थोड़ा नटखट है, वो रिएक्शन देख के नहीं पूछता, उसे पता ही तो बच्चा पहचान लेगा, ये आएगा तो बन जाएगा आपसे। अब जो आया कुछ और आया, क्या आया बताता हूं। अगर कभी रिएक्शन गिवन ना हो, अगर कभी रिएक्शन गिवन, यहां पहचाने कि नहीं पहचाने? पक्का? अब वो बता रहा हूं कि जब रिएक्शन गिवन ना हो और आपसे बोले ओए आर ए पहचानो, तो कैसे पहचानेंगे? लिखना नेक्स्ट पॉइंट हिस्सा बना के, इफ रिएक्शन इज नॉट गिवन, इफ रिएक्शन is not given, then how to identify OA and RA? तो हम कैसे OA और RA को पहचाने? बच्चों एक बात बताओ, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दूसरों का क्या करता है? ऑक्सीडेशन, तो खुद का रिडक्शन। पूरी क्लास आ जाओ बोर्ड पे, मैंने आपके सामने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा -3। बताओ ये नाइट्रोजन का मिनिमम चार्ज है कि नहीं है? क्या नाइट्रोजन -3 से -4 हो सकता है? यानी ये फर्दर रिड्यूस होने वाला, अगर कभी रिएक्शन में जाएगा या तो कोई चेंज आने वाला, हो सकता -3 का -3 रहे। अरे दुनिया में हर रिएक्शन रेडॉक्स तो नहीं है ना यार, दुनिया में हर रिएक्शन रेडॉक्स, अगर ये वाला नाइट्रोजन जो कि -3 पर है रिएक्शन में जाएगा या तो चेंज नहीं आए, लेकिन अगर चेंज आएगा आई एम डैम श्योर -3 से नीचे जाने वाला, ये -3 से ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? और ऊपर गया 0 पे, तो बताओ इसका खुद क्या हुआ? खुद, खुद एजेंट जो अपने मिनिमम ओएस पे होगा, जो अपने मिनिमम ओएस पे, अरे दुनिया वालों वही तो आ रहे होगा, हाँ या ना? आओ जरा सब लोग बोर्ड पे, सल्फर पे चार्ज है +6, कितना है? लेट्स इमेजिन मैंने आपके सामने लिखा सल्फेट, कितना चार्ज है? +6, इसको हमने रिएक्शन भेज दिया, जा रिएक्शन करके आ, या तो कुछ नहीं होगा, या तो, और या तो कुछ होगा, तो या तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बदलेगा, बदलेगा तो क्या कभी +6 से +8 जा सकता है? बढ़ने वाला, अगर कुछ होगा तो एक ही चीज होगा, ये तो घटेगा ही घटेगा, एग्री? खुद घटा मतलब खुद रिड्यूस हुआ, मतलब बगल वाले को ऑक्सीडाइज किया, यानी अगर कोई अपने मैक्सिमम ओएस पे है तो बोलो वो क्या होगा? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, मैक्सिमम ओएस वाला ओए, मैक्सिमम ओएस वाला ओए, मिनिमम ओएस वाला आरए। अगर कोई अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और अगर कोई अपने मिनिमम ओएस पे है तो वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। एक कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, ऑक्सीजन का मिनिमम चार्ज कितना है? -2, मैक्सिमम कितना है? अगर ऑक्सीजन +2 पे है इट विल बी, शॉर्ट फॉर्म बोलना है, ओके आ रहे, दिमाग को सेट करो बोल बोल के, अगर +2 पे है, -2 पे, अगर सल्फर +6 पे है, -2 पे, अगर क्रोमियम +6 पे है, 0 पे है, मिनिमम पे आर ए, मैक्सिमम पे, आसान है। अगर ऑक्सीजन -1 पे है तो बोलो ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है? ना ये मिनिमम है ना ये मैक्सिमम।
मौका लगने पे ऊपर भी जा सकता है, मौका लगने पे नीचे भी जा सकता है। अगर कोई अपने इंटरमीडिएट पे है तो इट कैन बी ओए एज वेल एज आर। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। इफ एनी स्पीसीज, if any species is in intermediate is in intermediate oxidation state, then it will be OA as well as RA। तो वो समय आने पर OA भी हो सकता है और समय आने पर RA भी हो सकता है। आओ इस पूरी कहानी को कुछ एक सवालों के माध्यम से करते हैं आत्मसात। आइडेंटिफाई OA एंड RA। पहचान है कौन? OA और RA। आइडेंटिफाई OA एंड RA, और अगर हो बोथ तो लिख देना बोथ, चलेगा। आओ खेल कैसे खेलना है मैं नियम बता देता हूं। आप सबके सामने मैं स्पीसीज लिखूंगा। अभी जो खेल खेल रहे थे वो रिएक्शन में चल रहा था, लेकिन अब रिएक्शन गिवन, ये हम पता क्या कर रहे हैं? ओए और अगर हमें चार्ज पता है तो ओए आए बता देंगे ना यार। रुको जरा, एक बात बताओ, मैंने आपके सामने लिखा K2Cr2O। पूरी क्लास का ध्यान बोर्ड पे चाहिए। बोलो क्रोमियम पे चार्ज +7, क्रोमियम पे चार्ज। आलस मत करना बच्चों, बोलो ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है? तो ये नीचे जाएगा ऊपर, खुद होगा, खुद होगा। चार्ज का घटना रिडक्शन, चार्ज का बढ़ना। अब आप ऐसे बोलते हो चार्ज का घटना, अच्छे से बोलो तो याद होगा यार, बिना मन के तो बोलते हो। चार्ज मैं ऐसे कर रहा हूं, आप चार्ज का घटना, चार्ज का घटना, चार्ज का बढ़ना। +6 से नीचे ही तो जाएगा, ये अपने मैक्सिमम ओएस पे है। ओए ही तो कह लाएगा, बगल में लिख देना ओ ए, ओए लिख देना, ठीक है। बस बस। तो आओ खेल है खेल, आपके सामने है स्पीसीज, फटाफट लिखते चलना आंसर। अब आंसर बोलना नहीं है, कॉपी में लिखना है। एक बार लिखो, गलत करवाऊंगा फिर बाद में क्रॉस करेंगे, मजा आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। लिख लिए? नेक्स्ट स्लाइड। अपने आंसर लिखते चलना, एक साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। आपको बताना है कौन है ओए, कौन है आर एंड सो ऑन। आपके सामने कुछ एक स्पीसीज लिखी है, कुछ नहीं करना है, बार बार हम एक ही काम कर रहे हैं यार, चार्ज निकाल रहे हैं, बोलो हाँ या ना। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर के क्या क्या जादू हैं। अगर बच्चा चार्ज निकालना जानता है तो देखो क्या क्या वो और जानता है। यही है एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। सही बताऊं तो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है अभी तक तो शुरू ही नहीं हुआ, जो बस अगला एप्लीकेशन वही है, वहीं से हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की रूपरेखा शुरू हो जाती है। अभी तक तो बहुत कुछ ऐसा है जो आईओसी में भी कहीं ना कहीं लौट के आएगा, लेकिन इसके बाद जो आने वाला है दैट्स प्योर फिजिकल केमिस्ट्री। आपको बताना है इनमें से कौन ओए है, इनमें से कौन आर है। अरे कहानी आसान है रे लाला, डायग्राम की कहां आवश्यकता है। मजा आने वाला है 11वें नंबर सवाल में, बड़ा प्यारा सवाल है। NH4NO3 हर एटम पे निकालिए चार्ज और देखो कौन है मिनिमम पे, कौन है मैक्सिमम पे, कौन है ओए, कौन है आरए, कौन है बोथ। चार्ज निकाल लो आप तो बस यार। ऑनलाइन बच्चे अब लिखने लगे हैं, कल से ऑफलाइन ही करते हैं, मतलब हो तो आप ऑफलाइन के ही हैं। हाँ तो आया करो यार, आपके इंतजार में हम लोग बैठे रहते हैं, पूरी पढ़ लेते हैं सब पूरा क्लास, आप आते ही नहीं हो। आपके लिए तो आते हैं हम लोग रोज। चलिए, अच्छा कुछ क्लास में बैठे बैठे बात कर रहे हैं क्या? लिख लिया होगा सबने, आ जाओ। तो प्यारे बच्चों आओ देखते हैं कौन है ओए, कौन है आरए। सबसे पहले चार्ज निकालते, देखते हैं आपने चार्ज सही निकाला गलत निकाला। Mn पे चार्ज बोलो +6,
ठीक है, सॉल्व करूं तो बता देना। सॉल्व करूं क्या? कितना आसान है। 1 प्लस एक्स माइनस 8 बराबर 0। अच्छा, कुछ बच्चे यही गलती करते हैं, 1 माइनस 8, यहां -7, वहां भी -7 बोल देते हैं। ये तो कर लेते हो ना सॉल्व? पक्का? इसमें कितना चार्ज आया? प्लस। बाद में ओ आर ए लिखेंगे, पहले चार्ज निकाल रहा हूं। ठीक, सल्फर पे बोलो, नाइट्रोजन पे, फास्फोरस पे, कोई कंफ्यूजन नहीं है? फालतू में आईओसी के उस वाले रूल मत जाना, ईएन सेम है फलाना ढिमकाना। हाइड्रोजन ऑलवेज +1, एक्सेप्ट मेटल चलेगा। हाइड्रोजन 3 तो +3, फास्फोरस पे -3, CH4 -4, नाइट्रेट आयन पे +5। आसान है क्या? एल्कली मेटल अपने मेटल के फॉर्म में है, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सो ऑन, चलेगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन। H2O2 तो है ही, ऑक्सीजन पे चार्ज -1। NH4NO3 में इस वाले नाइट्रोजन पे बोलो बच्चे, नहीं निकाल पाए क्या? कितने बच्चों का चार्ज है -3? रेज योर हैंड। अरे यार, हद करते हो। अमोनियम नाइट्रेट पे चार्ज नहीं निकाल पाए क्या? अब मुझे सर, मुझे एक एक एटम पे चार्ज निकालना है, क्योंकि हमें एक एक एटम को देखना पड़ेगा। इसे टुकड़ों में तोड़ दो। यहां लिखा मैंने अमोनियम आयन, और यहां लिखा मैंने नाइट्रेट आयन। जिसका चार्ज निकालना उसे मान लो x। आप सबका ध्यान चाहिए बोर्ड पे, x+4 बराबर +1। अरे चार्ज +1 है ना, तो बोलो x कितना आया? -3। मतलब इस वाले नाइट्रोजन पे -3। बहुत बढ़िया बच्चों, इस वाले पे x -6 बराबर -1। शानदार, बोलो x बराबर कितना चार्ज है? +5। रुको, नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है? -3। इस पे +5। व्हाट इज द मिनिमम ओएस ऑफ नाइट्रोजन? मैक्सिमम। क्या शानदार कंपाउंड है, एक अपने मिनिमम पे है, एक अपने मैक्सिमम पे। एक नाइट्रोजन ओए है और एक नाइट्रोजन आर है। इतनी प्यारी रिएक्शन देखने को मिलेंगी आपको आईओएसी में, इसकी देखना, क्योंकि एक मैक्सिमम पे और एक मिनिमम पे। फिलहाल अभी हमारे लिए आओ पहचानते हुए आ रहे, शुरू करें। देखते हैं ये क्या था। मैक्सिमम है तो ओए, मैक्सिमम है तो, मिनिमम है तो, याद हुआ कि नहीं याद हुआ? बढ़िया से याद हुआ ना? ईसीएस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में और भी बताऊंगा उसके बारे में। फिलहाल केमोनोफोर बोलो क्या? ओए, चलेगा। अगला सवाल, अगला, 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 अगला। एल्कली मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं कि लेते हैं? सोडियम, सोडियम प्लस ना बनेगा तो खुद क्या हुआ? खुद नाम होगा, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म चलेगा। नाम है धनीराम, तो समझ पाए ना? नहीं समझे? खुद रिडक्शन तो नाम कुछ और, खुद ऑक्सीडाइज तो नाम कुछ और। समझ पाए क्या? चलो, एल्कलाइन अर्थ मेटल, सेम कहानी सर। सुनो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, सोडियम लिक्विड अमोनिया, अभी नहीं पढ़ा क्या? सोडियम लिक्विड अमोनिया, रिएक्शन का नाम बोलो। चलो छोड़, कुछ रिडक्शन बोला होगा आपने, बच्चा बोल रहा है नाम रिडक्शन, क्योंकि जो मेटल है वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस, इसीलिए उसका नाम पड़ा रिड्यूसिंग एजेंट। अरे हाँ या ना? आ जाओ चलते हैं H2O2 में, क्या कहते हो? मिनिमम की मैक्सिमम? इंटरमीडिएट, इट विल बी बोथ। बहुत अच्छे, लिख लेना। अगला क्या कहते हो? बोथ। अब ये मत बताओ, ये बताओ इसमें से कौन है ओए, कौन है आरे? हाँ सर, ये वाला मिनिमम, आरे मैक्सिमम, ओए। आसान है बच्चों। कुल कितने एप्लीकेशन हो गए? 2। नंबर 1 ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अरे पढ़ते भी रहना, याद ही करना यहीं पे। नंबर 1, नंबर 2 ओए आर ए। रिएक्शन देख के पूछेगा तो बता दोगे, ऐसे स्पीशीज देख के पूछेगा बता दोगे। अभी बहुत कुछ आएगा, अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक, ओए आर ए शब्द याद हुआ कि नहीं याद हुआ? लिखिएगा नेक्स्ट एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। प्यारे बच्चों, इस ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट का सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट में। सर ये क्या होता है, कैसे निकाले, फील क्या है? मैंने जब सॉल्यूशन पढ़ाया था वहां नॉर्मेलिटी आया था, नॉर्मेलिटी में फॉर्मूला बताया था, वहां मैंने कहा था आज फॉर्मूला याद कर लो, फील बाद में कराऊंगा।
समय आ चुका है, आप सबका पूरा ध्यान चाहिए, ठीक? प्यारे बच्चों, आज हम निकालने वाले हैं इक्विवेलेंट वेट। क्या निकालने वाले हैं? तो बच्चा मुझसे कहता है सर इक्विवेलेंट वेट की आवश्यकता क्यों पड़ी? इक्विवेलेंट वेट मैं इसलिए निकालना सिखा रहा हूं ताकि हम सीख पाएं ग्राम इक्विवेलेंट। क्या सीख पाएं? छोटा सा आइडिया दे रहा हूं। हमारी पूरी केमिस्ट्री में आप सबका पूरा ध्यान चाहिए, एंड आई विल नॉट रिपीट अगेन, याद रखिएगा। मैंने पहले कहा था, फिर कह रहा हूं, यहां से हमारी फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है रेडॉक्स की। चलेगा? अभी तक जो था वो थ्योरी था, वो कहीं ना कहीं आईओसी में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन यहां से प्योर फिजिकल चल रहा है, ठीक है? आ जाओ सब लोग। प्यारे बच्चों, हमारी पूरी केमिस्ट्री में हम लोग करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या करते हैं? यानी कि मात्रा, यानी कि अमाउंट, यानी कि मोल, वेट एंड सो ऑन। हम सब्सटेंसेस का अमाउंट निकालते हैं। रिएक्टेंट के 2 मोल देके प्रोडक्ट के मोल पूछेगा, रिएक्टेंट का मोल देके प्रोडक्ट का मोल पूछेगा, तो कभी प्रोडक्ट का मोल देके रिएक्टेंट का मोल पूछेगा। इसे कहते हैं क्वांटिटी के बेसिस पे एनालिसिस। पूरी केमिस्ट्री में क्वांटिटी के बेसिस पे एनालिसिस करने का सबसे पहला तरीका होता है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, मोल का कंसेप्ट, मोल का तरीका। मोल का तरीका कहता है कि अगर आप दुनिया के किसी भी सवाल को करना चाहते हो तो आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, उसे बैलेंस करना। बिना बैलेंसिंग के किसी भी सवाल को करने की कोशिश करी, मोल कंसेप्ट सवाल 101% गलत है। बिना बैलेंस के स्टोइशियोमेट्री नहीं पता चलेगा, और स्टोइशियोमेट्री पता चलेगा तो मोल से रिलेट कैसे करोगे? मोल कंसेप्ट कभी फेल नहीं होता, लेकिन उसकी लिमिटेशन है रिएक्शन लिखना, उसे बैलेंस करना। कई दफा ये बहुत टीडियस काम हो जाता है, बहुत टेढ़ा काम हो जाता है। इंसान इतना जल्दबाजी में चाहता है कि 180 सवाल लगता है कि दंड से कर दे 8 मिनट में। 8 मिनट में इतनी स्पीड चाहते हैं ना आप, बाकी पेपर में फिर कुछ गेम खेले हैं ना। खैर, तो बच्चा इतना मेहनत करना नहीं चाहता। तो प्यारे बच्चों, मार्केट में दूसरा कंसेप्ट आया जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ये दोनों में मोल कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। इस कंसेप्ट में प्यारे बच्चों हम रिएक्शन को लिखते तो हैं, लेकिन ये उन आलसियों के लिए था जिनको बैलेंस करना नहीं आता। तो रिएक्शन को बैलेंस करने की आवश्यकता। अब दुनिया में कुछ और आलसी हुए, बोले सर कुछ ऐसा बता दो कुछ न करना पड़े। तो प्यारे बच्चों, उनके लिए मार्केट में नया कंसेप्ट है जिसका नाम था कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अगर आप बिना किसी रिएक्शन को लिखे, बिना उसे बैलेंस किए कोई सवाल करना चाहते हैं, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट से करना चाहते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट की नब्ज है इक्विवेलेंट वेट। डन। हम क्या सीखने वाले हैं? तो पहले क्या सीखेंगे? आओ समझते हैं इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। समझना चाहोगे? इस पूरी केमिस्ट्री में इक्विवेलेंट वेट निकालने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके? आज से कई साल पहले इतिहास में जो मेथड हुआ करता था इक्विवेलेंट वेट निकालने का, उसे कहते थे कंसेप्चुअल मेथड। क्या कहते थे? जिसे मैं बोला करूंगा फील मेथड। मतलब हम इक्विवेलेंट वेट को फील करके भी निकाल सकते हैं। यार ये बढ़िया है सर, यही बताना आप, रुक जाओ। लेकिन वहीं पे दूसरा मेथड है जिसे कहते हैं एन फैक्टर मेथड। क्या कहते हैं? एन फैक्टर मेथड को हम लोग वैलेंसी फैक्टर मेथड भी कहते हैं। हेलो। मतलब अगर आप एन फैक्टर निकालोगे तो अल्टीमेटली क्या निकालोगे? और इक्विवेलेंट वेट क्यों निकाल रहे हो? हमें सीखना क्या है? उसके पहले, उसके पहले कितने मेथड है? एक है फील मेथड, दूसरा है एन फैक्टर मेथड। चलेगा? एन फैक्टर को हम वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। अब एन फैक्टर के भी 2 तरीके हैं क्या निकालने के। हम निकाल क्या रहे हैं? ये कहानी 2 लेक्चर चलती है, एक समय के बाद बच्चे को लगने लगता है चल क्या रहा है, तो अपने आप से पूछते रहना हम क्या निकाल रहे हैं। इज दिस क्लियर? तो इक्विवेलेंट वेट अगर हम एन फैक्टर मेथड से निकालते हैं तो भी 2 तरीके। कितने तरीके? एक है ऐसे मॉलिक्यूल का जिनका ना तो रिडक्शन हुआ, जिनका जिनका ना तो ऑक्सीडेशन हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन रेडॉक्स। क्या कहते हैं? लेकिन वहीं पे दुनिया में कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं, या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन। अरे कभी कभी रेडॉक्स ही पूरा का पूरा होता है, बोलो हाँ या ना। तो एन फैक्टर निकालने का एक मेथड होगा रेडॉक्स वाला, और एक मेथड होगा नॉन रेडॉक्स वाला। रुको जरा, हम क्या निकालने वाले हैं? याद आ रहा है? पढ़ाई मुश्किल नहीं है मगर आसान भी नहीं है डॉक्टर बनना। जरा सुनिएगा, आपके सामने लिखा है H2SO4, कितने हाइड्रोजन हैं? व्हाट इज एन फैक्टर? आपके सामने लिखा है NaOH, व्हाट इज एन फैक्टर? क्या हम किसी एसिड किसी बेस का एन फैक्टर जानते हैं? क्या हम किसी सॉल्ट का एन फैक्टर जानते हैं? क्या ये पहले से आपको पढ़ाया गया है? मतलब ये सीखने की आवश्यकता।
सीखना ये है, सीखना ये है। क्या निकाल क्या रहे हैं? ताकि क्या निकाल पाए? ताकि सवाल कर पाए हवा में। चलेगा? लिखना जरा पहले इतना। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा था। वो कहता है, ठीक है, इतने मेथड हैं, मगर ये बताओ, हाँ, जैसे कोई कहे हमें दर्जन तो दर्जन दिखता है सर, इक्विवेलेंट वेट हमें आंखों के सामने दिखता क्यों नहीं? अरे हाँ या ना? दिखता है क्या आपको? कितने लोग दिखता है इक्विवेलेंट वेट? रेज योर हैंड। दिखता है इक्विवेलेंट वेट? हाँ, क्या कह रहे हैं? ऐसे बच्चों को लिख लिया होगा सबने। तो प्यारे बच्चों, आज हम सब निकालने वाले हैं इक्विवेलेंट वेट। चलो आपको बताता हूं कैसे निकालते हैं डॉक्स में, लेकिन उसके पहले फील तो करें आखिर क्या है इक्विवेलेंट वेट। चलो नेक्स्ट स्लाइड में। आप धीरे बहुत लिखते हो यार, बिजली की रफ्तार से लिखा करो ना। आओ प्यारे बच्चों, आओ समझते हैं इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। एक लाइन लिखो फिर समझाता हूं। एक लाइन लिखो, आखिर क्या है इक्विवेलेंट वेट। लिखना, इट इज वेट। अरे वेट ही है ये। लिखो लिखो, अरे लिखो यार, इट इज वेट। अच्छा, ये भी वेट ही है। चलो ठीक है, अब मैं इसकी यूनिट न्यूटन तो नहीं बोलूंगा कम से कम। इट इज वेट। अच्छा वेट है तो यूनिट तो ग्राम ही होगी, मिलीग्राम होगी, ग्राम होगी, हाँ या ना? इट इज वेट, मगर कौन सा वेट? आगे लिखना, इट इज वेट विच इज इक्विवेलेंट, विच इज इक्विवेलेंट मतलब किसी के समतुल्य है। किसके? विच इज इक्विवेलेंट टू दैट वेट, which is equivalent to that weight which is obtained, which is obtained by losing or gaining, by losing or gaining 1 mole of electron, by losing or gaining 1 mole of electron। अगर कोई सब्सटेंस 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करता है या रिड्यूस हो रहा तो गेन करता है, कभी होगा ऑक्सीडेशन तो कभी होगा। अगर कोई सब्सटेंस 1 मोल इलेक्ट्रॉन या तो लूज करता है या तो गेन करता है, उसमें से जो भी उसका वेट होगा वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। आओ इसे एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। प्यारे बच्चों, आपके सामने मैंने लिखा कॉपर +2। क्या हर बच्चा देख रहा है? और कॉपर +2 से बन गया है कॉपर। बताओ इसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी है? 1। और इसकी कितनी है? 1। मैंने आपके सामने लिखा कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन से बना कॉपर। हेलो पूरी दुनिया ध्यान से सुनेगी, कितने इलेक्ट्रॉन है? क्या इस रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री को मोल माना जा सकता है? अगर 1 मोल कॉपर चाहिए, अगर 1 मोल कॉपर, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल कॉपर, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। कॉपर का एटॉमिक वेट पता है? कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5 AMU। AM, लेकिन 1 मोल कॉपर का वजन होगा 63.5। दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वजन उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर है, लेकिन ग्राम में। पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 पास्कल। AMU, 1 मॉलिक्यूल AMU, 1 मोल पानी 18 ग्राम। नंबर चुराइए, यूनिट बदलिए। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट, CO2 44 न्यूटन AMU, और 1 मोल CO2 का वजन। उल्टा सोचो, ये 44 ग्राम CO2 है इस रूम में, अरे 1 मोल CO2 है इस रूम में। नहीं समझे? 18 ग्राम पानी है बॉटल में, 1 मोल पानी है। 36 ग्राम पानी है, 2 मोल पानी है। अरे समझे कि नहीं समझे? कॉपर के 1 मोल का वजन कितना? 63.5 ग्राम। अगर 1 मोल चाहिए तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। सोचो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता, सोचो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इसका कितना मोल? पक्का? 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करने से आधा मोल, आधा मोल, आधा मोल, और आधे मोल का वजन बता दोगे? देखो मैं लिख रहा हूं, वेट इज इक्वल टू हाफ इंटू 63.5। बोलो ना यार, क्या 63.5 उसका एटॉमिक वेट है?
अगर मॉलिक्यूल होता तो क्या मॉलिक्यूलर वेट होता? क्या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 लिखा है? वो वाला वेट, वो वाला वेट, वो वाला जो एक मोल इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन करने से आता है, अरे वही तो कहलाता है इक्विवेलेंट वेट, और यही है कॉपर का इक्विवेलेंट वेट। नहीं समझे? अच्छा, व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? किसी भी सब्सटेंस का वो वाला वेट जो एक मोल इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन करने से। अरे हाँ या ना? अभी खत्म नहीं हुआ, सुनना। आज हमें कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कितना पता चला? मतलब 63.5 बाई, हेलो, लगभग कितना होगा बोलो? अभी लिखना नहीं प्लीज, लिखना कितना होगा? 31 पॉइंट समथिंग, बोलो ना। आओ इसे जनरलाइज करता हूं, पूरी क्लास बोर्ड पे आओ। मैंने आपके सामने लिखा A3+, क्या लिखा? कोई कॉपी मत लिखना प्लीज। A3+ से बन रहा A, कौन बन रहा? और मान लो A का मॉलिक्यूलर वेट है M, मान लो, क्या मान लिया? क्या है? मॉलिक्यूलर, और वही एक मोल का वजन होगा। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूं, 3+0, क्या यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे? पहला सवाल, चार्ज घटा कि बढ़ा? रिडक्शन ऑक्सीडेशन। 3 मोल इलेक्ट्रॉन आते तो 1 मोल ए आता। 3 मोल इलेक्ट्रॉन आते तो 1 मोल ए, देखो ऐसे लिख रहा हूं मैं, 3 मोल इलेक्ट्रॉन इसको मिलते तो उसका 1 मोल आता, 1 मोल ऑफ ए आता, यानी कि m ग्राम ऑफ ए आता। अरे 1 मोल का वजन उसके एटॉमिक मास मोलिकुलर मास के बराबर होगा ना? सहमत हो क्या? 3 मोल से कितने ग्राम? 1 ग्राम नहीं लाना, m ग्राम। 3 मोल से कितने ग्राम? सोचो, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन जाता तो कितना मोल? m/3 ग्राम। वो वाला वेट, वो वाला जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन करने से आता है, वही तो इक्विवेलेंट वेट क्या है? क्या m/3 उसका इक्विवेलेंट वेट है? ऐसा नहीं लग रहा सर ने लिखा है E बराबर m/3। ऐसा नहीं लग रहा सर ने लिखा है यहां पे कितना चार्ज है और यहां पे कितने ए है? कितने ए है? एक ए पे कितने का चेंज? जब मैं चेंज बोलूं, आपको केवल नंबर बोलना है, प्लस माइनस नहीं बोलना है। 1 मिनट, एक गेम खेल लेते हैं, देखो आप चेंज बता पाते हो क्या? 3 से 0 कितने का चेंज? बस ठीक है। 0 से -2 कितने का चेंज? अरे बहुत टैलेंटेड। -2 से -4, शुरू हो गए गलत होना, अभी आगे आने दो। -2 से -4, ये नंबर लाइन है, ये -2 है, ये -4 है, कितने का चेंज है? ठीक है। माइनस, अरे अभी पूछ लेते ना, -6 से 2 कितने का चेंज? बस बस। मुझे पता है कंसेप्ट में दिक्कत थोड़ी है, मैथ ही है जो परेशान करती है, माँ के तो सब आता है आपको, पूरी केमिस्ट्री बन जाती है, सवाल नहीं बनते, मैथ उसके पीछे लिए जा रहे हैं, सब पता है मुझे। अब बताओ जरा चेंज कर लोगे? 6.5 नंबर लाइन में खेलना है, डन। चलो तो प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं, आ जाओ जरा हमारे सामने, ये आया E बराबर m/3, यहां तक फील आया? किसी भी सब्सटेंस का वो वाला वेट, मैं वेट का फील बता रहा हूं, किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के या तो लूज या गेन करने से आता है, वो वेट क्या है? लाता है। 3 से 0 कितने का चेंज है? ऐसा नहीं लग रहा सर ने लिखा है E बराबर m अपॉन टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर? अरे हाँ, ये तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है। अरे आगे चल के दुनिया वालों इसे ही कहा जाने लगा एन फैक्टर, और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बन चुका है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। नहीं समझे? ये फॉर्मूला आकाश से आया क्या? ऐसे आया? E इज इक्वल टू m बराबर n फैक्टर, m का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट और n फैक्टर। अच्छा, मतलब अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो n फैक्टर मिल जाए, खटाखट खटाखट आएगा। ए रुको जरा, कुछ देर पहले हम क्या निकालने चले थे? क्यों? ग्राम इक्विवेलेंट। हमें सीखना क्या है? पहले पायदान पे ग्राम इक्विवेलेंट, पहले पायदान पे ग्राम इक्विवेलेंट, उसको सीखने के लिए और इक्विवेलेंट वेट के लिए चाहिए n फैक्टर। तो अब मैं निकालना सिखा दूं n फैक्टर, दुनिया के सारे केसेस बता दूं, कल तक चली कहानी की पेशेंस सुनना पड़ेगा, फिर कंक्लूड होएगा तो मजा आएगा, चलेगा? लिखिएगा पहले जल्दी से, कहां तक लिख लिया था? ये लिख लिया था?
उसके बाद ये मत लिखो, आप बस ये लिख लो जल्दी से। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। अरे इतना कितना लिखोगे, मई में इतने सब काम आता है, बस फील करा दूंगा, काहे चिंता कर रहे हो, सब याद हो जाएगा, कंसेप्ट लंबा है ना, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा। तो हम सब के सामने एक फॉर्मूला आ चुका है, इक्विवेलेंट वेट का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। यहां फील आया कि नहीं आया? लेकिन अभी तो फील मेथड बताई नहीं मैंने। दो मेथड थे, एक मेथड है फील मेथड, एक मेथड है एन फैक्टर। अभी कौन सा मेथड चल रहा? एन फैक्टर। क्या निकालने का? इक्विवेलेंट वेट। तो किसी भी सब्सटेंस का वो वेट जो एक मोल इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन करने से आता है, वही उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। हम सबके सामने इक्विवेलेंट वेट का एक फॉर्मूला आ चुका है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। लेकिन प्यारे बच्चों, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है और समझते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में। चलो इमेजिन करते प्यारे बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल हम सबके सामने A3+ है, इमेजिन करो ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसा होता। कैसा होता देखो जरा, यहां लिखा मैंने 2A3+ और इससे बना रहा हूं मैं A2। क्या बना रहा हूं? पूरी क्लास का ध्यान चाहिए। 2A3+ से क्या बना? धीरे धीरे करके कंसेप्ट बनते, सुनते चलना। और कल की क्लास में मैं ऐसे सवाल कर रहे होंगे जो आपने कभी ना सुने होंगे ना देखे होंगे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, फिर कहना नहीं वो क्या हो रहा है। आज आपके सामने लिखा 2A3+ से क्या बना? A2। अब मुझे निकालना है इक्विवेलेंट वेट। क्या निकालना है? दिस इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम इक्विवेलेंट वेट निकालते किसका है। कभी सवाल इसका पूछेगा तो कभी सवाल इसका पूछेगा, वही वाली बात है, कभी सवाल इसका पूछेगा तो कभी सवाल। लेकिन दोनों तरफ अगर आप ध्यान से देखो, 3 से 0 जाओ 3 का चेंज, 0 से 3 जाओ 3 का चेंज। बोलो हाँ या ना? लेकिन आज कहानी में ट्विस्ट क्या है सुनिएगा, यहां पे है मॉलिक्यूल, यहां पे है एटम या आयन, हाँ या ना? यहां पे कितने ए हैं और यहां पे? तो वहां पे दो तो जरूर है, मगर ये दो स्टोइशियोमेट्री है, बोलो हाँ या ना? और जब आप इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लिखते हो तो क्या लिखते हो? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट में A2 का रखूंगा और एन फैक्टर लिख दूं H2SO4 का। मॉलिक्यूलर वेट लिखूं मैं A का और एन फैक्टर लिख दूं नाइट्रेट का। जिसका मॉलिक्यूलर वेट उसी का तो एन फैक्टर लिखना पड़ेगा। यानी अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट लिखूंगा A2 का तो एन फैक्टर भी लिखना पड़ेगा A2 का। अगर मॉलिक्यूलर वेट लिखूंगा A का तो एन फैक्टर लिखना पड़ेगा A का। इज दिस क्लियर? एक बात। दूसरी बात, एक बात बताओ बच्चों, अगर मुझे A2 का एन फैक्टर निकालना है, A2 का, तो मैं क्या बोलूंगा? इसका वो वाला वेट, मतलब इक्विवेलेंट वेट, इसका वो वाला जो एक मोल इलेक्ट्रॉन से आता है। अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करूं, क्या यहाँ पे 6 मोल इलेक्ट्रॉन लिखूंगा? बोलो ना यार, सुनना ध्यान से। जब 6 मोल इलेक्ट्रॉन इसको मिलता, जब 6 मोल इलेक्ट्रॉन इसको, तो क्या इसका 1 मोल बनता? और 1 मोल बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 1 मोल बनाने के लिए, पक्का? तो सोचो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से कितने मोल? 1/, पक्का? देखो मैं लिख देता हूं, अभी कॉपी मत लिखना प्लीज। यानी आप कहना चाहते हो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जाता अगर, सर आपने 1 मोल क्यों लिया? क्योंकि 1 मोल का जो वेट है वही तो इक्विवेलेंट वेट है, हाँ या ना? अगर 1 मोल तो मुझे लगता है इसका 1/6 मोल आता, यानी इसका जो वेट आता वो आता m/6 और m होता A2 का, बोलो हाँ या ना? और यही इक्विवेलेंट वेट होता, बोलो हाँ या ना? यानी इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना आया? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A2/। अब मैं आ रहा हूं इधर, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकालता, इसका, किसका किसका, तो अब बताओ इसके कितने मोल चाहिए? 2 मोल तो है। इक्विवेलेंट वेट की परिभाषा आपने क्या लिखी थी? किसी भी सब्सटेंस का वो वाला जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन करने से, समझ पा रहे हो ना? बिल्कुल बेसिक चल रहे अपन, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन करने से। अब बताओ यहां पे जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस 2A है कि A है? तो A का वेट देखोगे कि 2A का? 2A का वेट देखना। कंसेप्ट नंबर 2, जब भी कभी कोई आपसे बोले किसी का इक्विवेलेंट वेट निकालो, भले यहां 2 हो, भले यहां 3 हो, भले यहां 4 हो, हमेशा उसका 1 मोल ही देखना, क्योंकि एन फैक्टर 1 मोल का ही निकलता है। एन फैक्टर 1 मोल का ही समझते हैं। आ जाओ जरा, 2A3+ कितने मोल इलेक्ट्रॉन? तो अगर A3+ होता तो कितने? बोलो ना। अगर इसने 3 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होते, अगर इसने 3 मोल इलेक्ट्रॉन, अगर इसने 3 मोल इलेक्ट्रॉन
थक गए यार आप। अगर इसने 3 मोल इलेक्ट्रॉन तो इसका 1 मोल मिला होता या गया होता, वॉटएवर। अगर इसने 3 मोल एक्सेप्ट तो इसका 1 मोल गया, तो सोचो अगर 1 मोल एक्सेप्ट किए होते तो 1/3 मोल गया होता। बोलो, यानी इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो वेट फैक्टर जिसका पूछे उसको देखो। क्या बोला मैंने? इसका पूछे तो आंख नहीं बंद करना, वैसे सोचना है उसको देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं। जिसका पूछे, जिसका पूछे उसका 1 मोल देखो, उसका 1। आओ समझते हैं कितने A2 है? 1। अरे बोलो ना, A2 का इनफैक्टर बताओ। जिसका पूछे उसको उसका 1। कितने A2 है? 1 मोल। 1 और कितने A है? 2। ये A आया कहां से? +3 से। कहां से आया? +3 से। कहां आया? 1 A पर 3 का चेंज, तो 2 A पर, तो इसका इनफैक्टर कितना हुआ? अब इसका पूछा, जिसका पूछा उसको देखो, उसका 1। अरे हाँ या ना? इसके पहले क्या लिखा है? लेकिन 2 देखने की आवश्यकता, तो सवाल कंफ्यूज कर रहा है। जिसका पूछा उसको देखो, उसका 1। सोचो इसके 1 मोल में कितने ए है? एक कितने ए है? तो चेंज 1 पे देखोगे, 2 पे, 1 पे। 1 ए पे कितने का चेंज? 3 का। इसका इनफैक्टर कितना हो गया? आ जाओ जरा, रुकना भी, उसको नहीं लिखना था। आपके सामने छोटा सा रिएक्शन लिख रहा हूं, पूरी क्लास बोर्ड पे आ जाए। N2 से बना अमोनिया, N2 से बना, जो पूछू बताना। N2 पे चार्ज बोलो, एक N पे कि दोनों N पे? मैं चार्ज हमेशा एक का लिखता हूं कि टोटल लिखता हूं? टोटल नहीं लिखता यार, हमेशा एक का लिखता हूं यार। यहां पे कितना चार्ज है? यहां पे, यहां पे। अब जो पूछो बताना, ठीक? आपको बताना है एन फैक्टर N2 का। किसका बताना है? जिसका पूछा उसको देखो, उसका 1। कितने मोल है? किस्मत अच्छी है, जितने मोल चाहिए उतने हैं। हाँ या ना? कभी यहाँ 2 लिखेगा, 3 लिखेगा, उससे कोई मतलब। जिसका पूछा उसका देखो, उसका 1। कितने मोल है? कितने नाइट्रोजन है? 0 से कहां गया? इधर देखना ही नहीं, इधर बस इसलिए देखते हैं ताकि जान जाए वो पहुंच कहां रहा है। जान जाए पहुंच, पूरे मॉलिक्यूल से मतलब। कहां पहुंचा? 0 से कितने का चेन? 1 नाइट्रोजन। शानदार। अब चलो अमोनिया का निकालते हैं। तो मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, अमोनिया से बना N2 चलेगा, वही निकाल सकता था, थोड़ा स्पेस के लिए नीचे लिख रहा हूं। हेलो, अब एन फैक्टर बताना अमोनिया का। जिसका पूछा उसका 1। जिसका पूछा उसको उसका 1। कितने नाइट्रोजन है? चार्ज बोलो, चार्ज कितना? कितने नाइट्रोजन? हाइड्रोजन के बारे में सोचना, क्योंकि उसके बारे में कुछ दिया। 1 नाइट्रोजन पे। व्हाट इज द फैक्टर? जिसका पूछा उसको देखो, उसका 1 मोल देखो। आसान है क्या? कॉपी में लिख ले क्या? आपने शायद कॉपी में ये लिखा होगा, नीचे लिखना है सर बना के, जिसका पूछा जिसका पूछा उसको देखो। लिखो से, जब नोट्स पलटोगे ना मई में तो पूरी कहानी याद आ जाएगी। जिसका पूछा उसको देखो, उसका 1 मोल देखो। अब ये मत कहना सर देखना है कि सॉल्व करना है। हाँ मतलब उस भाषा का मतलब समझो, ठीक है ना? वो बस याद होने के लिए मैंने ऐसा बोला है। जिसका पूछा उसको देखो, उसका 1 मोल देखो। यार आज ऑनलाइन वाले तो लैग 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 ही मैसेज कर रहे हैं। अनुपम फोन मत तोड़ो बेटा, महंगा होगा। जब भी कभी गुस्सा आए तो डिसीजन नहीं लिया करिए। लिख लिया होगा सबने? हाँ, क्या बोला मैंने? जिसका पूछा उसको देखो, उसका 1। एक बार एग्जांपल लिख लेना। अब शुरू करते हैं सिलसिला इनफैक्टर का, ठीक? तो दुनिया भर के केस आएंगे, दुनिया भर के सिनेरियोज आएंगे, सिचुएशन आएंगे, लेकिन हमारा एक सिंपल सा कंसेप्ट होगा। एन फैक्टर जिसका निकाल रहे हो उसको फोकस करना है, याद रखना 1 मोल देखना है।
हो सके तो कहीं साइड में बादल बना के लिख लेना इसके बाद, एन फैक्टर इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। सवाल आपको फंसाएगा, लेकिन याद रखना एन फैक्टर इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। कहीं साइड में बादल बना के लिख लीजिएगा, एन फैक्टर इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। और इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है, क्योंकि जब आप इक्विवेलेंट वेट लिखते हो तो क्या लिखते हो, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट भी तो एक मोल का वेट ही लिख रहे हो, तो एन फैक्टर भी तो एक मोल का ही लिखोगे। मॉलिक्यूलर वेट एक मोल का लिख रहे हो तो एन फैक्टर भी एक मोल का लिखोगे। समझ में आया? ठीक, वरना रट लो, एन फैक्टर इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। चलेगा? बोलो बेटा, कैसे आया? अच्छा एक बार फिर से। अच्छा, जब मैं समझा रहा था तब लिख रहे होंगे, है ना? नहीं, इधर आओ बच्चों, एक बार फिर से आ जाओ प्लीज, सब लोग आ जाओ, यही समझ लो कि आगे दिक्कत ना आए। कितने नाइट्रोजन है? फंसना तो हाथ खड़े कर देना। कितने नाइट्रोजन है? ये जो जीरो चार्ज है, एक नाइट्रोजन का है कि दो का है? मैं हमेशा एक का ही लिखूंगा, आपको भी एक का लिखना है, तब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक कहानी समझोगे। अभी हम ढलना शुरू कर रहे हैं। तैयारी किसकी चल रही? इलेक्ट्रो की। ये सारे कंसेप्ट रिपीट होंगे, लास्ट तक याद रखना, बार बार कह रहा हूं मैं, फिर कहना नहीं सर वो क्लास छूट गई थी, फिर इलेक्ट्रो भी छोड़ देना, ठीक है? आओ, यहाँ पे कितना चार्ज है? 0। एक नाइट्रोजन पे चार्ज 0, और यहाँ पे चार्ज। यहां इसलिए बताया जाता है ताकि बच्चा जान जाए उसका फाइनल स्टेट क्या है। आपको बस इतना जानना है कि मेरे पास नाइट्रोजन था, वो पहले 0 पे हुआ करता था, -3 पहुंच गया बस। इधर कितने नाइट्रोजन है उससे मतलब, इधर से मेरा मतलब है जिसका नहीं निकाल रहे हो, निकाल इसका रहे हो, बस को फोकस करो, ठीक? कितने नाइट्रोजन लाला? 2। एक नाइट्रोजन पे कितने का चेंज? 0 से -3 का चेंज हुआ ना। कुल कितने नाइट्रोजन है? 2। तो मल्टीप्लाई कर दो, एक पे 3 का चेंज तो 2 पे 6 का चेंज। लेकिन यहां पे कितने हैं? 1, तो 1 का ही निकालना। और अभी सवाल देता हूं, चलेगा? अब देखो, जब आप एन फैक्टर निकालोगे तो क्या क्या होने वाला, थक गए क्या? गहरी सांस लो। जब आप एन फैक्टर, पानी नहीं पीना है ना, जब हाँ, जब आप एन फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? क्या क्या होने वाला है सुनना, हो सकता है, क्या बोला मैंने? एक एटम का रिडक्शन हो, एक एटम का ऑक्सीडेशन हो, या एक से ज्यादा एटम का रिडक्शन हो। अरे यहाँ सिंपल सा N2 लिखा है, अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना भैया कि मेरे पास एक स्पीसीज है ए बी, ए पे चार्ज है -1, बी पे चार्ज है +3, मान लो ये -1 से चला गया +5, ये +3 से चला गया +6। अरे हो सकता कि नहीं हो सकता? एक से ज्यादा। आज केवल किसका रिडक्शन हो रहा है? नाइट्रोजन का। केवल एक स्पीसीज का। हमेशा एक स्पीसीज का हो कोई जरूरी थोड़ी ना है, एक से ज्यादा स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। अरे शानदार उदाहरण है डिस्प्रपोर्शनेशन का, जब एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। मतलब एन फैक्टर निकालने की दुनिया भर के केस बनेंगे, हाँ या ना? एक एक करके केस बनाते हैं, एन फैक्टर निकालते हैं। तो कॉपी में लिखिएगा केस 1। बच्चों बोलना नहीं है, लिखिएगा केस 1, लिखिएगा केस 1। बोलू? लिखिएगा केस 1, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर when calculation of n factor when single species when single species either oxidize or reduce, when single species either oxidize or reduce, जब एक ही स्पीसीज का या तो हो ऑक्सीडेशन या तो हो रिडक्शन। आओ समझते हैं, सब लोग बोर्ड पे आ जाइए। मैंने प्यारे बच्चों आप सबके सामने कुछ रिएक्शंस लिखी हैं। हमारी क्लास का एक कन्वेंशन होगा, जो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा उसी का इनफैक्टर बताना है। क्या मैंने बोला? हमारी क्लास का कन्वेंशन होगा, वो तो सुना ही नहीं आपने। हमारी क्लास का जो लेफ्ट हैंड साइड में, उसी का इनफैक्टर। ऐसा एग्जाम का कोई कन्वेंशन? फिर आप रट के जाते हो, सर तो क्लास हमेशा लेफ्ट हैंड साइड निकालते थे, मैं भी लेफ्ट हैंड साइड, और वहां पूछा होता है राइट हैंड साइड वाला। ठीक है, तो अपनी क्लास का कन्वेंशन है, हम लोग किसका निकालेंगे इनफैक्टर? लेफ्ट हैंड साइड। मतलब इसका इसका इसका, डन। तो रूल है, जिसका पूछा उसको देखो, उसका एक। आ जाओ जरा, mn पे चार्ज बोलो, वहां +7 तो यहां घट जाएगा,
वही होगा +7। यहां पे रुको, एन फैक्टर इसका निकाल रहे हो किसका? जिसका निकालना है बगल वाले को देखो, हाँ उसी को देखो कितने मोल है। आगे चल के मैं कुछ भी मोल बदलूंगा उससे कंफ्यूज होना, ऑलवेज फोकस फॉर 1 मोल, राइट। जिसका पूछा उसको देखो, उसका एक +7 से +2 कितने का चेंज। अब ये मत कहना सर पोटेशियम ऑक्सीजन कुछ बोला ही नहीं आपने, कुछ नहीं बोला, उसका चेंज ही नहीं हुआ। हाँ या ना? बोलो कितने का चेंज है? 5 का। एन फैक्टर इसका कि इसका? तो अगर आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट, क्या निकालना है? तो फॉर्मूला हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट इसका लिखोगे उसका लिखोगे? उसका। आसान है, सुनो जानो समझो। अगर कभी एसिडिक मीडियम होता है तो जान लेना, याद रखना कि MnO4 हमेशा Mn+2 में ही कन्वर्ट होता है। ये हमें याद होना। एसिडिक मीडियम में Mn+7 से कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जाता है। लिख लीजिए, ये सब आपको आईओसी में बताया जाता है, अभी बस याद रखना। अगर कभी सवाल में न्यूट्रल मीडियम कह दे या स्लाइटली बेसिक मीडियम कह दे तो कहां लेके जाना है? +4 में। ये सब बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स में जरूरी है जानना। मैं बोलूंगा बैलेंस दिस रिएक्शन इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, तो पता होना चाहिए वो कहां से कहां जाता है। सब नहीं, 3-4 है, बस वो याद रखो। और अगर कभी KMnO4 स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है तो बच्चों वो कन्वर्ट होता है +7 से +6। ये सिलसिला नेक्स्ट क्लास में जारी रहेगा, बस ये 3 लिख लेते हैं एक बार। मुझे बता दो दूसरे वाले का इनफैक्टर कितना होगा? बता दोगे बच्चों? बढ़िया, पक्का? तो इसका इन फैक्टर कितना? 3। अगले वाले का +7 से +6 दिस विल बी 1। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? m/3 और यहां हो जाएगा m/1। कंक्लूजन नंबर 1, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग मीडियम में एन फैक्टर बदल जाता है, इक्विवेलेंट वेट बदल जाता है। याद रहेगा, बहुत सारे केसेस हैं, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। यार होमवर्क लिख लो, ईएलपी नंबर 1 एंड 2 लिख लीजिए, लिख लो। ईएलपी नंबर 1 एंड 2, नंबर 1। नंबर 2, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, 15 मिनट में कर लेना। रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, रिवाइज सॉल्यूशन चैप्टर शॉर्ट नोट्स। अभी चैप्टर ताजा ताजा है, अभी रिवाइज करो शॉर्ट नोट्स। अभी रिवाइज करते रहोगे तो 1-2 महीने के बाद क्या होगा, शॉर्ट नोट्स ही नोट्स का काम करेगा। अभी अगर शॉर्ट नोट्स बना के छोड़ दिए तो शॉर्ट नोट्स बाद में अजीब सा लगेगा, फिर नोट्स तो लगता ही है अजीब सा। समझ पा रहे? रिवाइज सॉल्यूशन शॉर्ट नोट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।